हाँ जी दोस्तों, तो ये है निसान मैग्नाइट, जिसके साथ काफ़ी समय बिताने के बाद और इसको थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स चलाने के बाद हम लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए एक क्विक लॉन्ग टर्म रिव्यू, जिसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी कुछ ऐसी खूबियाँ जो कि हमें काफ़ी अच्छी लगी, और सेकंड में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी बातें जो कि हमें कुछ खास अच्छी नहीं लगी या फिर सो लगी। तो आप बस बने रहिएगा मेरे यानी कि लकी के साथ। वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। हाँ जी, तो वीडियो शुरू करने से पहले ना कुछ बेसिक चीज़ों की बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो इसके प्राइसेस, तो 6 लाख रुपए के एक्स-शोरूम प्राइस से ये लॉन्च हुई थी। इंट्रोडक्टरी प्राइसेस थे, अभी वो प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो बेस मॉडल में जैसा कि आप इस स्लेट में देख सकते हो लगभग 14,000 रुपये 15,000 रुपये बढ़े हैं, और वहीं जो टॉप वेरिएंट है उसमें लगभग 26,000 रुपये बढ़ चुके हैं। बॉनेट के नीचे यानी कि इंजन बे में आपको दो इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। पहला तो है 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, और दूसरा है जो कि इसमें है 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर, जो कि डेवलप करता है लगभग 100 हॉर्स पावर एंड 160 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन चूज़ करते हो। और वहीं अगर आप CVT चूज़ करते हो तो आपको मिलता है लगभग 152 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो कि थोड़ा सा कम है। हाँ जी, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेट मी शो इट टू यू। गाड़ी अभी अनलॉक है और ये चाबी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। तो अब आप लोग पीछे जाइए और ये सी अपने आप लॉक हो गई। और अब जैसे ही आप पास आओगे, थोड़ा सा गाड़ी के पास आओगे और पास और पास और पास, ये अपने आप अनलॉक हो गई। सेकंड, जैसा मैंने बताया कि इसका व्हील बेस 2500 mm का है। एज अ रिजल्ट इंटीरियर में आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिलता है। इसका जो ओवरऑल कैबिन है वो भी काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी सारे स्टोरेज स्पेसेस है, और सेकंड रो में भी आपको नी रूम वाइज हेड रूम वाइज किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो इसका अंडर थाई सपोर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 205 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। एज अ रिजल्ट चाहे आप किसी भी तरह की रोड पे जाओ, गड्ढे हों, बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स हों, स्पेशली मानसून के सीजन में वो जो बड़े बड़े पॉट होल्स होते हैं, आप आराम से क्रॉस कर जाओगे। गाड़ी कहीं नीचे नहीं लगती है, आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी। और एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी कि अगर आप ध्यान दो तो इसमें आपको 195/60 प्रोफाइल का टायर मिलता है 16 इंच एलॉय रिम्स के साथ। अब इसका फ़ायदा क्या है, जब रोड्स में गड्ढे वगैरह ज़्यादा शार्प हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हो। नेक्स्ट, इसको ड्राइव करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि ये जो 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, इसके पास मोर देन सफिशिएंट पावर एंड टॉर्क है, और जो ये CVT गियर बॉक्स है ये इसको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट भी करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन दो ये एक 3 सिलेंडर इंजन है, लेकिन आप चाहे कहीं रैंप पे आप चढ़ाई कर रहे हो या फिर घाट सेक्शन में जाकर के ड्राइव कर रहे हो, आपको कहीं भी हेजिटेशन फील नहीं होती है। केबिन के अंदर उसकी एज सच कोई नॉइज़ आती नहीं है अनटिल अनलेस आप थोड़ा एग्रेसिवली इसको एक्सेलरेट करो। और एग्रेसिव एक्सेलरेशन से याद आया कि जब आप ओवरटेकिंग कर रहे होगे तो वहाँ पे भी ये बड़े प्यार से और स्मूथली ओवरटेक करते निकल जाती है। लेकिन जब सिटी में आप इसको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ड्राइव करोगे, वहाँ पे तो आपको इस ड्राइव ट्रेन से आई एम टेलिंग यू आर गोइंग टू फॉल इन लव। और ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि सिटी में जो आपका डेली कम्यूट होगा ना, उसको ये एकदम एफर्टलेस बना देगी। अब देखिए, हमें ये तो पता है कि CVT गियरबॉक्स स्मूथ होते हैं, उनमें किसी तरह के ऐसे जर्क्स नहीं होते हैं, लेकिन इसके इस एक्सट्रॉनिक गियरबॉक्स की सबसे खास बात ये है कि स्मूथनेस के साथ साथ वो जो एक रबर बैंड इफेक्ट होता है ना, वो यहाँ पे फील नहीं होता है। और इससे एक और चीज़ मुझे याद आई कि जब हमने निसान मैग्नाइट का परफॉर्मेंस टेस्ट किया था, 0 to 100 तक एक्सेलरेशन टेस्ट, हमने फाइंड आउट किया कि 0 to 100 तक स्प्रिंट करने में मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट को लगभग 11.6 सेकंड्स का टाइम लगा, और वहीं जो CVT वेरिएंट है उसको लगभग 12 सेकंड्स का टाइम लगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो तब हुई जब मैंने इन फिगर्स को कंपेयर किया स्कोडा काइलैक के 0 to 100 परफॉर्मेंस से। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, जो मामला था परफॉर्मेंस का वो बहुत ही ज्यादा क्लोज था। एंड नॉट जस्ट दैट, फिर आते हैं इस गाड़ी के ड्राइविंग डायनेमिक्स, जो कि इसकी ड्राइव ट्रेन को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब आप किसी भी कॉर्नर पे जाओ, आपको इतनी अच्छी ग्रिप मिलती है, और मैग्नाइट एकदम सेटल होके बिना किसी बॉडी रोल के या बॉडी लीन के कॉर्नर को टैकल करती है, इवन 60-70 kph की स्पीड पे भी। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना अच्छा कॉन्फिडेंस ये देती है। एंड सिमिलरली हाईवे पे हाई स्पीड पे क्रूज करते हुए भी ये आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस देती है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण है इसका ये स्टीयरिंग, जो कि वेल जज्ड है। इसमें अच्छा वेट आपको मिलता है, फीडबैक इससे आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। ओनली थिंग इज कि मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से ये जो स्टीयरिंग व्हील का साइज़ है ना, ये मेरे को थोड़ा सा छोटा लगा। मोर ओवर मैग्नाइट की सीट्स का कंफर्ट भी मुझे अच्छा लगा। और हाँ, ये हैं ऐसी दो चीज़ें जो कि वर्थ मेंशनिंग है। सबसे पहली तो है ये सीट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सीट्स में क्या, तो निसान का कहना है कि जो इन सीट्स में लेदर यूज़ किया गया है ना, ये कम हीट एब्जॉर्ब करता है। एज अ रिजल्ट, अगर मान लीजिए कि किसी गर्म दिन में जब धूप ज़्यादा है और आपको अपनी गाड़ी को फॉर अनफॉर्चुनेट रीज़न धूप में खड़ा करना पड़ गया, तो ये कम हीट एब्जॉर्ब करेंगे, गर्म नहीं होंगे। तो जब आप
गाड़ी में आके बैठोगे तो आप इतना अनकंफर्टेबल नहीं होगे। जो दूसरी चीज़ है वो है ये फ्रेमलेस IRVM। इनफैक्ट अगर कोई मुझसे ये पूछे ना कि भैया इस पूरे के पूरे कैबिन में आपकी सबसे फेवरेट चीज़ क्या है, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको सबसे ज़्यादा प्रीमियम लगती है, तो डेफिनेटली वो ये बेजललेस IRVM होने वाला है। आई जस्ट लव इट। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की बात भी कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने इसका फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट जो कि मैंने डिटेल में किया हुआ है यहाँ पे क्लिक करके नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एनीवे, अगर आप उस वीडियो को जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सिटी में ये आपको समवेयर अराउंड 10 kpl की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है, तो वहीं हाईवे पे 13 के अराउंड इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है, जिसका मतलब कंबाइन होती है 11.65 किलोमीटर्स पर लीटर की, जो कि आई एग्री कि इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, या फिर ये कहूँ कि इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि इसको ड्राइव करना ट्रैफिक में, हाईवे पे इतना ज़्यादा एफर्टलेस है, उसके चलते देखिए फ्यूल एफिशिएंसी में जो ये थोड़ा बहुत ट्रेड ऑफ बन रहा है ना, आई रियली डोंट माइंड इट। आई नो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस गाड़ी में तो काफ़ी सारे पॉजिटिव्स हैं और ये काफ़ी अच्छी डील लग रही है, लेकिन फिर भी ये चीज़ हमें इसके सेल्स फिगर्स में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होती है? वेल, उसका भी मैं आपको रीज़न देता हूँ। तो सबसे पहले आप एक नज़र डालिए इसके इस इंटीरियर पे। यस, ये कैमरे में दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। डैशबोर्ड में आपको ये लेदरेट मिलता है, हालांकि टॉप मॉडल में मिलता है, लेकिन प्रीमियम टच तो मिल रहा है ना, जो कि इस सेगमेंट में और कोई अन्य गाड़ी ऑफर नहीं कर रही है। लेकिन जब भी आप किसी बंदे को इस गाड़ी में बिठाओगे और उससे पूछोगे कि उसका सबसे पहला इंप्रेशन क्या है इस डैशबोर्ड को देख के, इसके इंटीरियर को देख के, तो पता है वो क्या बोलता है? वेल, यहाँ पे मैं ऑनेस्टली बताऊँ, वो ये बोलता है कि यार ये गाड़ी मतलब मज़ा नहीं आया इंटीरियर में, मतलब वो महंगा फील नहीं हो रहा है ये। क्यों? क्योंकि ये जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन है काफ़ी बेसिक है। हाँ, लेदरेट है, वो एक अलग बात है, लेकिन डिज़ाइन बेसिक है। मतलब इसमें कुछ इतने खास अच्छे एस्थेटिक्स नहीं है। ये पूरा प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी सस्ती लगती है, चीप लगती है, और ये सबसे पहली चीज़ है जो कि हमें इस गाड़ी में खास पसंद नहीं है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आप लोगों को जो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। तो देखिए, गाड़ी को मैंने पार्क में डाला, स्विच ऑफ किया, हैंड ब्रेक अप, अब गाड़ी बंद है, तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाना चाहिए था ना, लेकिन ये नहीं होता है। एंड दिस इज सो फ्रस्ट्रेटिंग। हर बार आपको ये अनलॉक बटन दबाना पड़ेगा। आई मीन ये व्हाई, आई डोंट नो। नेक्स्ट चीज जो शायद आप लोगों को पसंद ना आए वो है इसकी राइड क्वालिटी सिटी में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि हाईवे पे इसकी राइड क्वालिटी एकदम लवली है, लेकिन सिटी में केस थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखिए, क्योंकि इसका सस्पेंशन सेटअप फर्म साइड पे है, उस वजह से सिटी में ना जब भी आप किसी पॉटहोल के ऊपर से जाते हो, या फिर स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जाते हो, या फिर वो जो कंटिन्यूस वाले स्पीड ब्रेकर्स होते हैं ना, जो लगातार 3-4 लगे हुए होते हैं, उसके ऊपर से जाते हो और आपने अपनी स्पीड को थोड़ा मेंटेन नहीं किया, या फिर थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड से आप निकल गए, तो बहुत ज़्यादा सस्पेंशन नॉइज कैबिन के अंदर आती है। ऐसा लगता है कि गाड़ी एकदम पटक के जा रही है, जो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके फीचर्स की लिस्ट। देखिए, ये जो गाड़ी है ना, ये ठीक ठाक इक्विप्ड है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक नज़र इसकी फीचर्स की स्लेट पे डालोगे तो वो आपको दिखने में काफ़ी अच्छी लगेगी, बड़ी लगेगी, लेकिन एक नज़र आप इस स्क्रीन पे डालिए, ये काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेटेड है डैशबोर्ड में, आई लाइक इट। लेकिन इसके बेजल्स देखिए कितने बड़े बड़े हैं, और जो स्क्रीन साइज़ है वो छोटा सा है। इसमें आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो मिलता है वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन जो इसके कलर्स हैं, जो कॉन्ट्रास्ट है, और जो इसका रेजोल्यूशन और जो इसकी डेफिनेशन है, वो इतनी खास अच्छी नहीं लगेगी आपको। फीचर्स तो हैं, लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किए हुए हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मुझे इसमें लगी वो है इसका क्रूज़ कंट्रोल। तो देखिए, क्रूज़ कंट्रोल के आधे कंट्रोल्स आपको यहाँ दिए हुए हैं, तो एक्टिवेट करना, रिज्यूम करना, स्पीड कम ज़्यादा करना, कैंसिल करना यहाँ पे है स्टीयरिंग पे, और जो क्रूज़ को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का बटन है वो यहाँ है, यहाँ। तो क्रूज़ कंट्रोल को एक्टिवेट करने के लिए बेसिकली आपको 2 स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ये करके फिर आप क्रूज़ कंट्रोल को सेट कर दो स्पीड पे, और जैसे ही आप वो करते हो तो स्पीडोमीटर चेंज हो जाता है, जो कि मुझे काफ़ी इरिटेटिंग लगता है। और उसके ऊपर से आपको ये भी नहीं समझ आता है कि आपने किस स्पीड पे इसको सेट किया है। और ये जो हैंड रेस्ट है ना, इसको भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। एज अ रिजल्ट जब मैं लॉन्ग ड्राइव कर रहा होता हूँ तो मैं इतना यूज़ ही नहीं कर पाता इसको। हाँ जी, तो यही थी हमारी क्विक लॉन्ग टर्म रिपोर्ट निसान मैग्नाइट के ऊपर। एंड आई जस्ट लव दैट फीचर यार, कि आप जैसे ही गाड़ी से दूर जाते हो गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। एंड ऑनेस्टली मुझे ये फील होता है कि ये गाड़ी ना कस्टमर्स की तरफ से और ज़्यादा प्यार, थोड़ा और एप्रिशिएशन डिज़र्व करती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें इसकी सेल्स फिगर्स में इतना दिख नहीं रहा है, इतना रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। एनीवे,
यही था मेरा लॉन्ग टर्म रिव्यू। अब आप लोगों की बारी है, आप लोग बताइए कि आप लोगों का निसान मैग्नाइट के बारे में क्या थॉट है। आप लोग अपना पैसा इस गाड़ी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि नहीं, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर और भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोज़ देखिए, और अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, भूलिएगा मत।